हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेपोलियन की संहिता और उसकी कमियों के बारे में। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि नेपोलियन का जो रूल था 1799 से 1815 तक, उस बीच में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, यूरोप में लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह विकसित हो रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैल रहा था, निर्माण हो रहा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। यानी कि जब 18 सेंचुरी चल रहा था तो उस बीच में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं था जहाँ पे हम ये बोल सके कि वो एक पूर्ण राज्य है। हम उसे पूर्ण राज्य नहीं कह सकते। कोई भी एक ऐसा स्वतंत्र राज्य नहीं था जहाँ सभी लोग एक भाषा, इतिहास, संस्कृति को साझा करते हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसा फ्रीडम स्टेट नहीं था जहाँ पे एक ही तरह की भाषा बोली जाती हो, एक ही तरह का इतिहास लोग शेयर करते हों, एक ही तरह की उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर हो। सब लोग का अपना अपना अलग था। कोई भी एक ऐसा स्वतंत्र राज्य हम नहीं कह सकते, पूर्ण राज्य वहाँ पर विकसित नहीं था जो एक ही भाषा को, एक ही कल्चर को, एक ही हिस्ट्री को शेयर करते हों। सभी लोग वहाँ की सरकार से क्या थे, सहमत थे। सभी लोग जो है गवर्नमेंट से एग्री करते थे, जो गवर्नमेंट कहेगी वही ठीक है, सब उनसे एग्री करते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य, जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था, मतलब वहाँ पे जो साम्राज्य था, एम्पायर था, हैब्सबर्ग था, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था। तो वहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती थी, जैसे जर्मन है, पॉलिश है, इतालवी यानी कि इटालियन भाषा। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक कोई कल्चर, इतिहास, भाषा कोई शेयर नहीं करता था। सब लोगों की अपनी अलग अलग भाषाएं थी। कुछ हिस्सा जो है वो जर्मन भाषा बोल रहा है, कुछ पॉलिश बोल रहे हैं, कुछ इटालियन बोल रहे हैं। तो एक पूर्ण राज्य विकसित नहीं था जो एक ही तरह की भाषा को, इतिहास को और संस्कृति को शेयर करते हों और सब गवर्नमेंट से एग्री करते थे। तो ये सब एक पूर्ण राज्य नहीं था वहाँ पे। तो एक इतनी जब विविधता है एक राष्ट्र में, तो इतनी विविधता को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे एक साथ किया जाए कि लोगों के मन में एक राष्ट्र बनाने की इच्छा जागृत हो। ठीक है, तो एक राष्ट्र कैसे बनाएं। तो उस समय पे जो समाज था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला था कुलीन वर्ग और दूसरा था किसान वर्ग। लेकिन बाद में जाके जो है 3 भागों में बट गया। पहले 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन आगे जाके तीसरा वर्ग भी आया। तो पहले जो 2 वर्ग थे वो थे, एक तो हमारा किसान वर्ग था और एक था हमारा कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग जो थे यानी कि जो थोड़े किसानों से ऊंचे तबके के थे, ठीक है, जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी, संख्या में कम थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे। और वर्ग जो थे ज़मीन के मालिक थे, यानी कि उनके पास अपनी ज़मीन होती थी। और जो थोड़ा अमीर तबका था वो जनसंख्या में कम तो हो गई, ठीक है, तो कम थे और फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे और ज़मीन के मालिक होते थे। दूसरा जो किसान वर्ग था, ये संख्या में ज़्यादा थे और रिहायशी लोगों की ज़मीन की देखभाल किया करते थे। यानी कि ये जो दूसरा कुलीन वर्ग है, ऐसे लोगों की ज़मीन पर काम किया करते थे किसान वर्ग। तो ये 2 तरह के वर्गों में हमारा समाज जो था उस टाइम पे बटा हुआ था। अब जो तीसरा वर्ग था वो कौन सा वर्ग था जो बाद में आया था, वो था हमारा मध्यम वर्ग। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। तो कुलीन वर्ग था, किसान वर्ग था, लेकिन बाद में आया था मध्य वर्ग। ठीक है, तो ये जो तीसरा वर्ग था, पश्चिम और मध्य यूरोप, ये कैसे बाहर निकल के आया। तो पश्चिम और मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ और नए समूह अस्तित्व में आए। यानी कि लोगों क्या हो रहा था उस टाइम पे, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जिससे क्या हुआ, जब व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो क्या होगा, मजदूर भी होंगे, व्यापारी भी होंगे और लोग वर्कर्स भी होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, नया समूह आया निकल के, जिसमें श्रमिक वर्ग था, काम करने वाला, ठीक है, और उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग शामिल थे। अब ये सेवा क्षेत्र के लोग कौन से होते हैं, सेवा क्षेत्र जिसमें हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर्स, जो लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्ग जो था इसमें शामिल था। अब ये तीसरा वर्ग जो था, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं नया मध्यम पढ़ा लिखा वर्ग, जो काबिल था हर तरीके से। और ये लोगों में
राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा अस्तित्व में आए थे। तो ये जो नया वर्ग था ये क्या चाहता था? ये नया वर्ग जो था ये चाहते थे कि एक राष्ट्र राज्य हो जहाँ पे सभी लोग एक भाषा, इतिहास और संस्कृति को साझा करें। ये जो नया मध्यम वर्ग आया था ये यही चाहते थे कि एक पूरा नेशन हो, एक राष्ट्र हो जहाँ पे सभी लोग एक ही भाषा को, एक ही संस्कृति को और एक ही इतिहास को साझा करें। जैसे कि हमने पहले ऊपर बताया कि कोई एक ऐसा राष्ट्र नहीं था जहाँ पे सभी लोग एक ही तरह के कल्चर को, हिस्ट्री को, भाषा को शेयर करते हों, लेकिन ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। दूसरा ये चाहते थे उदारवाद। अब ये उदारवाद क्या है? उदारवाद जो है नॉर्मल हम बोलें तो ये जो है लिबरलिज़म, इंग्लिश का वर्ड है लिबरलिज़म, ठीक है, सॉरी, लिबरलिज़म जो है ये लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, जिससे लिबरलिज़म बना है, जिसका मतलब होता है उदारवाद। और उदारवाद का मीनिंग होता है आज़ाद, ठीक है। जो उदारवाद है ये लिबरलिज़म नाम का इंग्लिश वर्ड होता है जिसका हिंदी मीनिंग है उदारवाद, और ये लैटिन भाषा के लिबर से बना है और उदारवाद का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता। तो ये जो नया मध्यम वर्ग था ये दो चीज़ें चाहता था। एक तो हमारा क्या हो, एक राष्ट्र राज्य हो जहाँ पे सभी लोग भाषा, संस्कृति, इतिहास को साझा करें। दूसरा ये चाहते थे उदारवाद, यानी कि आज़ादी। अब ये जो उदारवाद है ये जो है इनके लिए, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? क्या चाहते थे ये? उदारवाद इनके लिए क्या था? तो सबसे पहला, सभी को आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। क्या चाहते थे ये? कि सभी को आज़ादी मिले और कानून के समान बराबरी मिले, कानून के समक्ष। दूसरा, सरकार जो थी वो लोगों की सहमति से बने। सरकार जो है वो लोगों की सहमति से बननी चाहिए। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी कि जो भी राजा का शासन चलता है और जो चर्च में पादरी जो वर्ग होता है, पॉप जो होते हैं, उनके अधिकारों की समाप्ति हो जाए, क्योंकि उन्हें भी अधिकार था लोगों से कर लेने का। तो ये सारे अधिकारों की समाप्ति चाहते थे। फोर्थ, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार बने। ये बाय मिस्टेक डबल आ गया है, ये एक ही बार है कि संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार जो है वो बननी चाहिए। ये लोग चाहते थे कि एक संविधान हो और लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नया मध्यम वर्ग चाहता था। उदारवाद यानी कि आज़ादी। आज़ादी उनके लिए क्या थी? उनके लिए आज़ादी ये नहीं थी कि कहीं भी घूम फिर सके और ये सब। उनके लिए आज़ादी थी कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, गवर्नमेंट जो है वो लोगों की वोटों से बननी चाहिए, उनकी सहमति से बननी चाहिए, और जो भी राजा का शासन है वो ख़त्म हो जाए और एक अपना संविधान हो। तो ये सब, ये जो है नया मध्यम वर्ग ये चाहते थे, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ जो है कुछ समस्याएं भी बनी हुई थी जो उस टाइम पे बनी हुई थी। तो ये समस्याएं क्या थी? पहला, कि सभी को जो है मताधिकार प्राप्त नहीं था। सभी लोगों को उस टाइम पे वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त था, यानी कि जिन लोगों के पास सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी थी वही लोग जो थे वो वोट दे सकते थे, और उसमें महिलाओं का नाम तो था ही नहीं। तो सिर्फ सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सिर्फ जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, जिनके पास अपनी संपत्ति है, वही पुरुष, ओनली पुरुष जो है वोट दे सकते थे। दूसरा, वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबंध था, यानी कि सामानों के जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर क्या बना हुआ था? रोक थी, प्रतिबंध लगा हुआ था। अब ये लोग जो थे नया मध्यम वर्ग, ये तो ये चाहते थे कि सभी लोग जो है वोट डाल के अपनी सरकार को चुने, लेकिन वहाँ पे वोट डालने का अधिकार तो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त था जो संपत्ति के मालिक हैं। तो इससे कोई अच्छी सरकार तो बन नहीं सकती, सिर्फ गिने चुने लोग ही वोट डालेंगे। तो ये कुछ समस्याएं बनी हुई थी वहाँ पे कि सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार होगा, और जो सामानों के दर दर लाने ले जाने पर भी रोक लगी हुई थी। तो बाद में क्या हुआ? 1834 में 1834 में एक शुल्क संघ बनाया गया, जॉल्वेराइन। शुल्क संघ बनाया गया जॉल्वेराइन, जिसमें क्या हुआ? शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो सामानों के लाने पे जो टैक्स लगता था, ठीक है, जब कुछ चीज़ें जो थी, जैसे कुछ चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं, तो उन पे अगर टैक्स लिया जाता था तो वो अवरोध जो थे बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, और 2 मुद्रा चलाई जो कि पहले 30 थी। वहाँ पे 30 मुद्रा चलती थी पहले, तो अब उनकी संख्या क्या कर दी? सिर्फ
2 कर दी गई 30 की जगह पे। तो ये जो है वहाँ पे बाद में एक चेंज आया 1834 में, एक शुल्क संघ बना जिससे कि सामानों के जो शुल्क लगता था, कर लगता था, उसको ख़त्म कर दिया गया और 30 की जगह पे 2 मुद्रा चालू कर दी गई। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि जो नेपोलियन का रूल चल रहा था उस बीच में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। जो राष्ट्रवाद था वहाँ पे कैसा टाइम था, क्योंकि लोग जो थे वो एक ही तरह, मतलब विविधता थी बहुत ज़्यादा, एक राष्ट्र राज्य नहीं था। समाज जो था 2 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन और किसान वर्ग। बाद में एक नया वर्ग उभर कर आया, मध्य वर्ग, जो कि जिनकी कुछ उम्मीदें थी, जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में जागृत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक राष्ट्र राज्य हो। दूसरा, वो उदारवाद चाहते थे जिसमें सभी को आज़ादी हो, कानून के समक्ष बराबरी मिले। ठीक है, सरकार लोगों की सहमति से बने, अपनी प्रतिनिधि सरकार बने, ये सब लोग वो चाहते थे। लेकिन उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी थी, कुछ समस्याएं भी बनी हुई थी, जैसे कि सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही था। वस्तु के आवागमन पर प्रतिबंध बना हुआ था। तो बाद में एक शुल्क संघ बना जिसमें शुल्क अवरोधों को ख़त्म कर दिया गया और 30 की जगह 2 मुद्राएं चलाई गई।